सो ये गाइस मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ मांगा वीकली के एक और न्यू एपिसोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 1065 ऑफ वन पीस के बारे में। ना ये वाला चैप्टर काफी यूनिक था क्योंकि चैप्टर के लास्ट में हमें कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में काफी कुछ रिवील होता हुआ दिख रहा है। खैर वर्ल्ड सेंचुरी नहीं, मैं कहूंगा एंशिएंट किंगडम के बारे में। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और अब बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर में दो अलग अलग कवर पेजेस दिए गए हैं और ये दोनों ही फिल्म रेड को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि फिल्म रेड भी रिसेंटली यूएसए में भी रिलीज होने वाला है, तो उसी को लेके इन सारी चीजों की प्रमोशन चल रही है। सो इस चैप्टर का टाइटल है द 6 फेसेस ऑफ वेगापंक। सो यहाँ पे 6 फेसेस का मतलब है कि हमें यहाँ पर वेगापंक के सारे 6 के 6 क्लोन्स देखने को मिलेंगे। थ्रू आउट द चैप्टर में अलग अलग वेगापंक के क्लोन्स दिखाए जाते हैं और वो क्या क्या अपना रोल निभाते हैं इस पूरे आइलैंड पे, वो भी हमें देखने को मिलता है। पर फिर भी मुझे रियल वेगापंक को देखना है कि आखिर उसका सीन क्या है और वो आखिर क्यों ड्रैगन से बात कर रहा था। सो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दिया गया कि आखिर क्यों जोरो और ब्रुक ये दोनों मिलके शिप पे ही रहने का डिसाइड किए थे। तो यहाँ पे जोरो का ये कहना है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट आइलैंड या गवर्नमेंट आइलैंड के आसपास हो तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर आप लोग इस आइलैंड से कैसे बच के भागोगे, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए पीछे जो कि तैयारी करके रखे या फिर पीछे से गार्ड करके रखे कि आखिर कौन अप्रोच कर सकता है कभी भी वर्ल्ड गवर्नमेंट से। एंड शायद आई थिंक जोरो को ये चीज दिमाग में तब आई है जब उसने शाबोंडी पे ये सारा कांड होते हुए देखा था। शाबोंडी में लोग बहुत केयर फ्री थे और जिसका फायदा एडमिरल ने बहुत अच्छे से उठाया था। आई थिंक जोरो को उस एक्सपीरियंस से थोड़ा बहुत दिमाग आ गया है। ब्रुक भी इस बात से एग्री करता है और वो जोरो को चाय ऑफर करता है। तभी कारिबू खुद को रिवील करता है कि वो भी इसी शिप पे है और वो उनसे बोलता है एक्सक्यूज मी बड़े लोगों, मुझे आपका बस 1 मिनट चाहिए। मुझे पता हमारा डील था कि आप मुझे वानों के दूर कहीं छोड़ दोगे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि आप लोग मुझे सीधे ले आके गवर्नमेंट आइलैंड पे फेंक दोगे। जिसपे जोरो बोलता है कि मैंने सुना तुमने वानों में मेरे कैप्टन की हेल्प की थी, अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हारी इस डेडिकेशन को, मिलेंगे फिर कभी। और ये सेंटेंस सुन के कारिबू की गांड फट जाती है कि सच में उसको ये पूरा स्ट्रॉ हैट क्रू इसी गवर्नमेंट आइलैंड पर छोड़ के जा रहा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम पहुंचते हैं वेगापंक के लैब पे, जहाँ पे बाकी के स्ट्रॉ हैट पायरेट्स अभी वेगापंक के लैब में एंट्री ले रहे हैं। तो यहाँ पे वो एस्केलेटर वाली सीढ़ी है जो कि आप मॉल्स एंड रेलवे स्टेशन पे देख सकते हो, जो कि अपने आप चढ़ती रहती है। तो यहाँ पे इस चीज को देख के नामी और उसको बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि अपने आप धरती में से सीढ़ियां निकल रही हैं और सीढ़ियां अपने आप चल रही हैं। तो यहाँ पे फ्रांकी भी पूछता है कि आखिर ये पूरा माल पावर अप कैसे हो रहा है, आखिर पावर तुमको कहाँ से मिल रही है। जिसपे पंक 02 बोलती है कि ये पूरा आइलैंड फायर पे चल रहा है। और ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है कि आखिर इतना ज्यादा फायर इनके पास आ कैसे रहा है कि ये उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। क्योंकि जहाँ तक एगहेड की ज्योग्राफी की बात है तो ये पूरा आइलैंड एक कोल्ड आइलैंड है, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ है, बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट है यहाँ पे। तो फिर आखिर इनको ये पावर मिल कहाँ से रही है। यही सेम क्वेश्चन फ्रांकी भी इससे पूछता है, जिसपे पंक 02 रिप्लाई करती है कि मैंने हमेशा अल्टरनेट वर्जन देखा है किसी भी पावर सोर्स का। वो आगे बोलते कि इटर्नल फ्लेम जैसा कुछ भी नहीं होता, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं अपना खुद का एक सन बना लेती। सो यहाँ पर इटर्नल फ्लेम से पंक 02 का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है जो कि हमेशा रह सकती है, वरना ये खुद का ही एक नया सन बना लेती, इसका ऐसा कहना है। नौ सबसे पहली बात की ये जो एगहेड आइलैंड है किसी टाइप के पावर पे चल रहा है और पंक 02 का ये कहना कि पूरा आइलैंड फायर पावर पे चल रहा है। सो एक चीज हमें जो क्लियर हुई है कि ये आइलैंड ऑफ फ्यूचर नहीं बल्कि एक आइलैंड ऑफ पास्ट है, यानी कि पास्ट में इस आइलैंड पे बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट किया करती थी एंड पॉसिबली वहीं पर किसी एक टेक्नोलॉजी का कोई ऐसा पार्ट है जो कि इतनी ज्यादा पावर प्रोवाइड करता है कि पूरा का पूरा ये आइलैंड चल सकता है। ये पावर सोर्स कुछ ऐसा भी हो सकता है जो कि इन एंशिएंट वेपन्स को पावर अप किया करता था। इसके बाद पंक 02 मेन गेट को ओपन करने की कोशिश करती है एंड सांजी और पूरे के पूरे ग्रुप इस चीज को देख के चौंक जाते हैं कि वो गेट के थ्रू आर पार हो गई है। बाकी के क्रू मेंबर्स भी पंक 02 से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई गेट खोलो, हमको भी अंदर आना है। जिसपे लिलिथ उनको रिप्लाई करती है कि बच्चों की तरह मैं करना बंद करो और जल्दी से चलते हुए अंदर आ जाओ, तुम्हें कभी भी उन चीजों से धोखा नहीं खाना चाहिए जो कि तुम्हारे आंखों के सामने है। तब तक लिलिथ को एडिसन का कॉल आता है। इधर सांजी अपना सर आर पार करने की कोशिश करता है गेट के और हम यहाँ पर पैनल में देख सकते हैं कि सांजी एक्चुअली में एक मेटल शीट के आर पार हो रहा है और जैसे ही पूरा का पूरा क्रू अंदर आ जाता है वो गेट वापस से सॉलिड हो जाता है। सो पहले वो ट्रांसपेरेंट टाइप का था, मतलब कोई भी उसके आर पार जा सकता था और जैसे ही अंदर आ गए सभी लोग वो गेट अपने आप ही सॉलिड हो गया। तो दैट इज वन इंटरेस्टिंग इन्वेंशन जो कि इस आइलैंड पे देखने को मिल रहा है।
जैसे ये लोग अंदर आते हैं ये लोग नोटिस करते हैं कि पंक 02 कहीं और चली गई है और इनको अंदर से आवाज आती है कि मैं वेगा पंक एडिसन बोल रहा हूँ, तुम लोग बस सीधे चलते रहो। यहाँ पर नामी बोलती है कि चलो कुछ इंटरेस्टिंग फ्यूचर ट्रेजर खोजते हैं, जिसपे उसको बोलता है कि फ्यूचर ट्रेजर से तुम्हारा क्या मतलब। तो नामी उसको बोलती है कि कोई ऐसा फ्लावर जो कि बहुत महंगे महंगे जेम से बना हो। तो उसको चिढ़ाते हुए बोलता है कि तुम्हारा टेस्ट तो ऐसा जैसे कोई तुम छोटी बच्ची हो या तो कोई बुढ़िया। फिर इस बात से एज यूजुअल ये नामी ऑफेंड हो जाती है, इसका काम ही ये पूरे सीरीज में बस ये बकचोदी करती रहती है, तो वो उसोप को किक करने लगती है एनॉयिंग। इसके बाद सभी लोग नोटिस करते हैं कि उनकी आंखों के सामने जिम्बे बैठा हुआ है। सो एक्चुअली में जिम्बे नहीं बल्कि सेराफिम जिम्बे होता है, जिसको ये पूरा का पूरा क्रू जिम्बे के नाम पे मिस इंटरप्रेट कर लेता है। यहाँ पर रॉबिन बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि ये जिम्बे है, ये तो कुछ ज्यादा ही यंग दिख रहा है। तो उसोप बोलता है कि मुझे लगता है ये उसका बेटा है। नामी बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है शायद ये जिम्बे को छोटा बच्चा बना दिया गया है। इसपे सांजी बोलता है कि मुझे तुम दोनों का ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन होना चाहिए, ये कोई कोइंसिडेंस है क्योंकि इस बच्चे के पास पंख है और इससे मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। एंड सामने हम देख सकते हैं सेराफिम जिम्बे बैठा हुआ है एंड उसके पीछे एक सेराफिम 04 का कैप्सूल भी है, जिसपे यहाँ पर मेरा कंक्लूजन कुछ ऐसा निकल रहा है कि जिम्बे जहाँ पर बैठा हुआ है उसके पीछे एक और सेराफिम हो सकता है डेवलप हो रहा हो, जो कि अभी कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुआ है, इसीलिए वो 98% पे, मतलब उसके अंदर एक और सेराफिम हो सकता है। बट ऐसा हो सकता है कि ये कैप्सूल सेराफिम जिम्बे का ही हो जिसमें से उसको निकाल दिया गया फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। लेकिन मेरा यहाँ पर ऐसा इसलिए कहना है कि उसके अंदर एक और सेराफिम डेवलप हो रहा है क्योंकि अभी भी उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है जिसमें बुलबुले उठ रहे हैं। तो इसीलिए आई एम गोइंग विद द ऑप्शन कि उसके अंदर कोई और सेराफिम हो सकता है, लाइक डोफ्लामिंगो या फिर मे बी क्रोकोडाइल। सो गाइस एक बहुत बड़ा शाउट आउट और अप्रिशिएशन मैं देना चाहूंगा प्रणव शंकर और शिवांशु दुबे को, जो कि थे हमारे टॉप डोनेटर्स ऑफ द लास्ट मंथ। प्रणव एंड शिवांशु भाई ने हमें 100 रुपीज डोनेट किए थे लास्ट मंथ। सो दिस रियली मीन्स अ लॉट एंड इससे हमारे चैनल की बहुत हेल्प होती है। सो एक बहुत बड़ा थैंक यू मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप दोनों को। वैसे अगर आप भी हमें सपोर्ट करना चाहते हो वो भी बिना डोनेशंस किए, तो आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक मांगा रीडिंग ऐप। जी हाँ गाइस, इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप इसमें कलरफुल मांगास को पढ़ सकते हो जो कि आपकी यादें हसीन और आपकी रातें रंगीन कर देगा। सच में मैं मजाक नहीं कर रहा। बात रही सिक्योरिटी की, तो मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एंड दिस ऐप इज वेरी मच सिक्योर क्योंकि मैं खुद भी इस ऐप को यूज करता हूँ। वैसे मैं भी यहाँ पर एक सीरीज सोल हंटर घोस्ट क्रॉनिकल्स फॉलो कर रहा हूँ, तो आप भी इसे पढ़ सकते हो। जस्ट क्लिक ऑन द लिंक इन द पिन्ड कमेंट सेक्शन। इससे हमारे चैनल की भी बहुत हेल्प होगी, तो मेक श्योर कि आप इस ऐप को जरूर एक बार ट्राई करें। तो यहाँ पर स्ट्रॉ हैट क्रू अपना पेशेंस लूज करती है और सीधे उस सेराफिम से पूछने लगती है कि आखिर तुम कौन हो, जिसपे वो सेराफिम उठ के खड़ा हो जाता है और फ्रांकी चिल्ला के बोलता है भले वो एक बच्चा जैसा दिख रहा हो बट वो एक्चुअली में असली जिम्बे जितना बड़ा है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सांजी के थर्ड ऑप्शन के बाहर भी एक फोर्थ ऑप्शन एग्जिस्ट करता है, ये एक पैसिफिस्टा है। इसके बाद अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि सेराफिम जिम्बे उनके ऊपर बड़ा सा लेजर ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से स्ट्रॉ हैट क्रू उड़कर बिखर जाते हैं। यहाँ पर उसोप बोलता है कि हमें यहाँ पर फंसाया गया है, ये सब कुछ एक बड़ा सा जाल था, हमें कभी भी ऐसे गवर्नमेंट के आइलैंड पे इतने कैजुअली नहीं जाना चाहिए था। नामी यहाँ पर तुरंत डिड्यूस कर लेती है कि ये लोग जिम्बे के क्लोन को एज ए सोल्जर इस्तेमाल कर रहे हैं और नामी यहाँ पर इससे फाइट नहीं करना चाहती क्योंकि ये एक बच्चे जैसा ही दिख रहा है। सो सेराफिम्स एक्चुअली में लुनारियर किड्स ही हैं जिनको मॉडिफाई करके वॉरलॉर्ड्स की तरह बना दिया गया है। तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि उस सेराफिम के पास फ्रूट पावर्स भी हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ये फिशमैन कराटे टाइप का कोई मूव यूज कर रहा है जिसमें वाटर इन्वॉल्व हो रहा है, इसीलिए इनको ऐसा लग रहा है कि इसके पास कोई लाइक डेविल फ्रूट पावर्स हैं। यहाँ पे फ्रांकी बोलता है कि मुझे ये एबिलिटी पता है एंड तभी सेराफिम जिम्बे उस पानी पे फिसलते हुए आके जोर से नामी को पकड़ लेता है। उसने उसका गला दबा दिया और चोक मी डैडी वाला हिसाब चल रहा है। ये चीज देख के सांजी की जाटे बिल्कुल लाल हो गई और वो कह रहा है कि तूने खुद का डेथ वारंट साइन कर दिया है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिम्बे हो या नहीं, तुम्हें निपटाना पड़ेगा। इसके बाद सांजी उसको जोर से फायर वाला किक करता है। तो ये वाला थोड़ा सा अलग था एज कम्पेयर टू स्पॉयलर, जहाँ स्पॉयलर्स में हमें ये सुनने को मिला था कि सांजी अपने वो फायर किक का यूज नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं मांगा में कि हाँ सांजी अपने फायर किक का यूज कर रहा है। ऑल्सो जहाँ स्पॉयलर्स में ये बोला जा रहा था कि सांजी का पैर टूट गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। आई गेस किसी ने कुछ मिसरीड कर लिया होगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब तक मांगा पूरी ना आ जाए तब तक मैं इसके ऊपर स्पेकुलेशन नहीं बनाना चाहता। इसके बाद हम देखते हैं रॉबिन को जो कि अपना जायंट फॉर्म एक्टिवेट कर ली है एंड वो जिम्बे को जाके सी सरपेंट स्नैप ड्रैगन स्पैंक करती है। रॉबिन की बॉडी देखो यार, थोड़ा सा हाथ खोल दे दुद्धू दिख जाएगा। इसके सारे मूव्स स्पैंकिंग वाले क्यों होते हैं यार। खैर यहाँ पे सेराफिम जिम्बे को कुछ भी नहीं होता और वो रॉबिन के ऊपर फिशमैन कराटे यूज करने वाला है। उसोप ये चीज नोटिस कर देता है और वो उसके ऊपर लीथल ग्रीन स्टार एक्सप्लोडिंग गैस वाला बॉम्ब छोड़ता है। उसोप को भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या चल रहा है, मतलब क्लियरली ये बंदा जिम्बे नहीं है पर फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से उसोप कंफ्यूज है। अचानक से उसोप नोटिस करता है कि सेराफिम जिम्बे गायब हो गया है, लेकिन तभी पीछे से
वो आके उसोप को पकड़ लेता है। सांजी उसोप को बचाने के लिए कूदता है, लेकिन तभी फ्रांकी उसके ऊपर अपना रेडिकल बीम फायर करता है जो कि जाके सीधे पॉइंट पे लगती है। इसके बाद अगले पैनल में थोड़ा सा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक रोबोट को, एक रोबोट जो कि ये इंक्वायर कर रहा है कि फ्रांकी ने अभी अभी बीम यूज किया है। वो रोबोट घबरा जाता है और सोचता है कि सेराफिम जिम में अभी भी बच्चा है, हमने इसके ऊपर अभी लेजर टेस्ट नहीं किया है। और अगले ही पैनल में हमें रिवील होता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर वेगापंक एडिसन है, या फिर मैं कहूँ पंक 03। तो इस बार वाला जो वेगापंक का क्लोन है वो थोड़ा सा अलग निकला, क्योंकि अभी तक हम जहाँ पर देख रहे थे कि वेगापंक के पास ह्यूमन क्लोन्स है, तो ये वाला एक एक्चुअल रोबोट है। यहाँ पे पंक 02 बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें थोड़ा भी आइडिया है कि एक सेराफिम को बनाने में कितना पैसा लगता है, मैं फ्रांकी का सर तोड़ दूंगी। जिसपे एडिसन बोलता है कि यार इतना सोचने की जरूरत नहीं है, हम इतने बुरे लोग नहीं है। तभी अचानक से पंक एडिसन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में अभी अभी जस्ट एक नया इन्वेंशन आ गया ना। ये पंक एडिसन अपना सारा डिटेल पाइथागोरस को दे के बोलता है कि सब कुछ मैं तेरे ऊपर छोड़ता हूँ, जल्दी से ब्लूप्रिंट्स बना डालो। यहाँ पर ये वाला एडिसन ये दिखाना चाह रहा है कि ये बहुत सारे चीजों के साथ बिजी है, और वो इतना बिजी है कि वो इवन ये तक बोल रहा है कि मैं किसी बिल्ली की भी हेल्प लेने को रेडी हूँ। उसके बाद हमें अगले पैनल में रिवील होता है वेगापंक पाइथागोरस, जिसके पास इतना ज्यादा डेटा है कि वो भी बहुत ज्यादा खुश हो गया है और वो भी चिल्ला रहा है इनपुट इनपुट इनपुट। उसके बाद अगले पैनल में हम देखते हैं कि वो जो वेगापंक एडिसन था वो लगातार कुछ ना कुछ नए नए ड्राइंग्स बनाता जा रहा है, नए नए इन्वेंशन के ब्लूप्रिंट्स बनाते जा रहा है, और वो यॉर्क से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज हमारे लिए कुछ खा लो। एंड उसके बाद अगले पैनल में हम देखते हैं कि पंक 06 बिल्कुल बोनी की तरह दबा के खाती जा रही है और वो खा खा के मोटी हो गई है। इधर पाइथागोरस सारा का सारा डेटा एनालाइज कर रहा होता है कि आखिर सेराफिम का अटैक पैटर्न कैसे कैसे डेवलप हो रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर वो ये चीज डिड्यूस करके निकालता है कि किसी का लीनिएज फैक्टर सच में उसके असली बॉडी की आदतें और एबिलिटीज को अपने साथ लेके आता है। यहाँ पर फिर हम आगे देखते हैं कि सेराफिम पाइथागोरस कूद के बोलता है कि उसको टॉयलेट जाने की जरूरत है, लेकिन उसकी वजह से उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर हम अगले पैनल में देखते हैं कि पंक 06 खा पी के आराम से फ्लश करके टट्टी करके आके सो रही है, और जैसे उसने फ्लश किया बाकी के बाकी वेगापंक्स भी सेटिस्फाइड हो गए। सो यहाँ से मुझे कुछ चीजें समझ में आ रही हैं कि ये सारे के सारे वेगापंक्स आपस में कनेक्टेड हैं। एक पंक बाकी सभी के लिए एक स्पेसिफिक काम करता है। फॉर एग्जाम्पल खाने पीने का काम ये लड़की करती है, वहीं पे सोचने का काम एडिसन करता है, और सारे इन्वेंशंस को मैनेज करने का काम पाइथागोरस करता है। सो इट इज लाइक अगर पंक 06 खाना खाएगी तो बाकी पंक्स का भी पेट भर जाएगा। इसके अलावा जो पंक एडिसन है वो एक्चुअल रियल थॉमस अल्वा एडिसन से इंस्पायर्ड है, क्योंकि वो लगातार एक्सपेरिमेंट्स करते जा रहा है, और सर एडिसन भी इसीलिए जाना जाते हैं कि उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और एडिसन की आदत भी थी कि वो अपने आइडियाज पे दूसरे लोगों से काम करवाता था। फॉर एग्जाम्पल ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला भी एडिसन के लिए काम कर चुके हैं। सो यहाँ पर जो पंक एडिसन है उसकी स्टोरी काफी हद तक असली थॉमस अल्वा एडिसन से इंस्पायर्ड है। इसके बाद अगले पैनल में हम देखते हैं कि पंक 01 यानी कि शाका यहाँ पर आ जाता है और वो सेराफिम को रोक देता है, और वो बोलता है कि एडिसन लिलिथ और पाइथागोरस तुम लोग का काम अब खत्म हो गया, ठीक है। जो सुनते ही लिलिथ का दिमाग खराब हो जाता है। पंक 01 यानी कि शाका बोलता है कि तुम लोग शायद स्ट्रॉहेड पायरेट्स हो, जिसपे सांजी बोलता है कि हाँ हम ही हैं स्ट्रॉहेड्स, लेकिन तुमने हमारे जूतों के साथ क्या किया, ये तो फ्लोर पे चिपक गए हैं। तो उनको बताता कि यहाँ पे जो शूज है वो मैग्नेटिक हैं फ्लोर को लेके, तो हम कभी भी अपने लेबोरेटरी से उसको डिसेबल कर सकते हैं ताकि तुम यहाँ पर चल ना पाओ और तुम्हारे जूते पूरी तरह से ग्राउंड पे चिपक जाए। फिर वो बंदा आगे बोलता कि मैं इतना चूतिया नहीं हूँ कि मैं पायरेट्स को इतना फ्रीली यहाँ पर घूमने दूं। इसके बाद इसको बोलता कि हम ऑलरेडी 2 अलग अलग वेगापंक से मिल चुके हैं, अब आखिर तुम कौन हो। इस पे वो शाका बोलता कि हाँ मैं भी एक वेगापंक ही हूँ। इसके बाद शाका आगे उन लोगों से पूछता क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये आइलैंड फ्यूचर का आइलैंड लगता है। जिसमें फ्रांकी बोलता है कि ये तो फ्यूचर के भी बाद का लगता है, देखो यहाँ पर कितने सारे मैकेनिकल्स ही बीस्ट हैं। यहाँ पे वेगा फोर्स 01 है, वो बड़ा सा रोबोट जो था उसका नाम वेगा फोर्स 01 था। फिर इस आइलैंड पे आर्टिफिशियल वेदर भी है, ये सब कुछ कितना फ्यूचरिस्टिक है, मैंने कभी भी ऐसा कुछ पहले कहीं नहीं देखा। अगर तुम वेगापंक्स मिलके यहाँ पर क्या बना रहे हो, मुझे यहाँ का पूरा एक टूर लेना है और मुझे लगता है कि मैं और तुम बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। इतना सब कुछ फ्रांकी बोल जाता है और उसको सच में वेगापंक से प्यार हो गया, क्योंकि वो बोल रहा है वेगा चान आप मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हो ना। उसके बाद 01 यानी कि शाका, क्योंकि इसका नाम भी लॉजिक है तो ये काफी लॉजिकल बातें करता है, तो ये यहाँ पर फ्रांकी की खुशी को खत्म करने के लिए बोलता है कि ये एक्चुअली में आइलैंड ऑफ फ्यूचर नहीं, ये एक्चुअली में
आइलैंड ऑफ पास्ट है, जो कि सुन के फ्रांकी के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है लूफी वाले ग्रुप के ऊपर, जहाँ पर लूफी चॉपर से बोलता है कि देखो चॉपर मुझे क्या मिला। इसमें चॉपर बोलता है कि यार ये तो पूरा रस्टेड है, ये तो एकदम बिल्कुल असली मेटल है, ये कोई होलोग्राम नहीं है पिछली बार की तरह। बोनी ये चीज देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है क्या ऐसा कुछ सच में चल सकता है। और जिम्बे भी ये चीज देख के हैरान हो जाता है और बोलता है कि यार इस लेवल का टेक इतने एंशिएंट टाइम में कैसे हो सकता है। वापिस हम फ्रांकी को देखते हैं शाका से बात करते हुए, बोलता है कि आखिर तुम्हारा पास्ट से क्या मतलब है। इस पे शाका बोलता है क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि काफी समय पहले एक बहुत ही एडवांस किंगडम एग्जिस्ट किया करता था और वो एग हेड से सैकड़ों साल आगे था जब टेक्नोलॉजी की बात होती है। एक सिविलाइजेशन जो कि 900 साल पहले एग्जिस्ट किया करती थी। क्या तुम मेरी बात पर बिलीव करोगे? एंड अगले ही पैनल में हम देखते हैं एक बड़ा सा जायंट रोबोट जो कि ओनिगाशिमा या फिर हम कहें काइडो जैसा सर है उसका, उसके भी सर पे सींग लगे हुए हैं। मोर लाइकली ये ओनी रेस जैसा दिख रहा है। एंड इस पैनल की मैं क्या ही बात करूं यार, इस पैनल में देखो कितना डिटेल है, इसको ओडा ने कितने डिटेल में बनाया है। ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पैनल है पूरे मांगा का। मतलब आप जूम करके इवन शेडिंग वगैरह भी देख सकते हो इस पूरे पैनल की। काफी डिटेल में ओडा सेंसेई ने बनाया। ये पैनल मुझे बहुत पसंद आया। एंड लास्ट लाइन व्हाट वाज द वर्ल्ड लाइक बैक देन के साथ चैप्टर नंबर 1065 खत्म। चैप्टर खत्म बट मेरी वीडियो नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं इस पूरे रोबोटिक सिचुएशन की बात करूं जो कि अभी चल रहा है इस मांगा में, तो यार थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा वियर्ड लगने लगा, बहुत ज्यादा ऐसे दिख रहा है। इतना मेका वाला चीज मुझे उतना पसंद नहीं आता। आई डोंट नो किसी पर्सनल प्रेफरेंस है लोगों की, बट मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा अभी करंटली, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये बोरिंग चल रहा है। ऑल्सो मांगा भी स्लो डाउन हो गई है। यहाँ पे हम उम्मीद कर रहे थे कि ब्रेक के बाद हमें लॉ वर्सेस ब्लैकबीयर्ड देखने को मिलेगा। ये रोबोट वाला चुतियावा अभी भी चल रहा है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये सब कुछ खत्म हो जाए। ऑल्सो मैं इस आइलैंड के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर 900 साल पहले ऐसी क्या टेक्नोलॉजी थी कि इतना बड़ा रोबोट एग्जिस्ट किया करता था। कहीं ऐसा तो नहीं हमें वन पीस के एंडिंग में जाके रोबोट से फाइट करना पड़ेगा? मतलब मोबाइल सूट गंडम वाली स्टोरी तो नहीं बन जाएगी है? क्योंकि ये चीज बहुत पॉपुलर है जापानीज कल्चर में। शायद आपने वो ग्रैंग सीजर्स और र्यूकेंडो वगैरह देखा होगा, या फिर पावर रेंजर्स भी देखो तो वहाँ पे एंशिएंट टाइम में ऐसे बड़े बड़े जायंट रोबोट्स एग्जिस्ट किया करते थे जिनको आज के टाइम के पावर रेंजर्स कंट्रोल किया करते हैं। सो कुछ उसी टाइप का चीज कहीं देखने को ना मिल जाए जो कि सच में बहुत बहुत बोरिंग और वियर्ड हो जाएगा आगे चल के। बट आई नो ओडा सेंसेई ऐसा कुछ नहीं दिखाने वाले। आई एम वेटिंग कि आखिर असली स्टोरी क्या है इस वेगापंक वाले सिचुएशन की। और मुझे असली वेगापंक को देखना है भाई, मुझे देखना कि वो बुढ़ा कैसा दिखता है और आखिर उसका ड्रैगन के साथ क्या मैटर चल रहा है। बात करें रेटिंग्स की तो स्टोरी वाइज मैं इस चैप्टर को देना चाहूंगा 8 आउट ऑफ 10। पैनल वाइज मैं इसको देना चाहूंगा 7 आउट ऑफ 10 और एक्शन वाइज मैं इसको देना चाहूंगा 6 आउट ऑफ 10। एंड इसी के साथ अगला चैप्टर ब्रेक पे नहीं है तो हमें बहुत ही जल्द लॉ वर्सेस ब्लैकबीयर्ड शायद देखने को मिल जाए। आई होप कि अगले चैप्टर में हम लॉ और ब्लैकबीयर्ड की फाइट को कंप्लीट होते हुए देख पाएंगे। नहीं तो वही दिखाओ यार, ये जल्दी खत्म करो भाई, ये वेगापंक का सीन बहुत बोरिंग लग रहा है। ऑल्सो अगर आपने नोटिस किया तो इस चैप्टर का टाइटल था 6 फेसेस ऑफ वेगापंक। तो यहाँ पे हमने 6 के 6 वेगापंक्स की पूरी स्टोरी देख ली, मतलब उनका हिसाब क्या है इस पूरे आइलैंड पे। फॉर एग्जाम्पल पंक 01 तो वो काफी लॉजिकल बातें करता है। पंक 02 में बहुत ज्यादा गुस्सा है, ठीक है, वो तो आपने ऑलरेडी देख रखा है। जो पंक 03 है यानी कि एडिसन, उसका काम है इन्वेंशंस करना। पंक 04 यानी कि पाइथागोरस का काम है सारे एक्सपेरिमेंट्स को मैनेज करना। पंक 05 को तो आपने देख ही रखा है जो कि लूफी के ग्रुप से मिली थी, जिसका काम है होलोग्राम्स के साथ ठुकाई पिटाई करना। और पंक 06 का काम है खाना पीना और टट्टी करना। और ये सभी लोग मिलकर एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के लिए एक एक काम करते हैं। मतलब जैसा कि मैंने बोला था, ये सभी लोग अलग से एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये सभी लोग एक बहुत बड़े हाइव माइंड के लिए अलग अलग तरीके से काम करते हैं। मतलब वेगापंक ने काफी इंटेलिजेंटली खुद को डिवाइड कर दिया है ताकि वो अलग अलग काम एक साथ कर पाए। मतलब ही कैन कीप इन्वेंटिंग वाइल उसका एक पार्ट उसके लिए खाना खा रहा होगा। तो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है। आखिर ये चीज वेगापंक ने किया कैसे? क्या उसके पास कोई ऐसा डेविल फ्रूट है जो कि उसको ऐसा करने की एबिलिटी दे रहा है? वेल आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो कि आखिर रियल वेगापंक किस तरह से काम करता है। तो गाइस, ये थी मेरी वीडियो ऑन रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1065 द 6 फेसेस ऑफ वेगापंक। आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो इसको वन पीस के फैंस के साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करो। इंस्टाग्राम पे जल्दी से 2000 फॉलोअर्स करा दो यार। और डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप ऐसे और गजब के वन पीस कंटेंट को एंजॉय कर पाओ। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।